गुड आफ्टरनून बेटे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, पिछली क्लास में हमने बैलेंस शीट स्टार्ट किया था। ये कहाँ तक पढ़ा दिया था आपको? अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे का स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट बचा हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का, नंबर 4 करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, करेंट लायबिलिटीज बहुत सिंपल है, इसमें कुछ समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। देखो, अब मैं साथ के साथ याद भी करा दूं, क्या करा दूं? चलो, इधर क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इधर आप लिख दो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। फिर आपका क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। फिर आपका क्या लिखा हुआ है? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। इसके जगह आप नीचे लिखो ट्रेड पेएबल्स। ठीक है, ओके। फिर आपका दिया हुआ है अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज, यहां लिख दो अदर करेंट लायबिलिटीज। याद हो गया? ठीक है, अब हम लोग एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स किसे कहते हैं? आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले है हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स किसे कहेंगे? कहता है कोई भी अगर कंपनी ने लोन ले रखा है, लोन्स टेकन बाय द कंपनी। ठीक है, एंड हुज ड्यू डेट fall within 12 months from the date of balance sheet, then it is called short term borrowings। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आते हैं, लिखना चालू करें। सबसे पहले होता है लोन रिपेबल ऑन डिमांड, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। दूसरा आएगा आपका लोन फ्रॉम बैंक और दूसरा अदर पार्टीज, और सी आएगा आपका डिपॉजिट पेएबल within 12 months। ठीक है, डिपॉजिट पेबल विद इन 12 मंथ्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए थोड़ा सा समझा देता हूं। बहुत सारे बच्चों को ना बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट का मतलब नहीं पता। ठीक है, मैक्सिमम टीचर ये कह देते हैं बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट दोनों ऑलमोस्ट सेम है। वैसे ही समझाने लायक यहाँ पे बनता नहीं है, फिर भी मैं क्या चाहता हूँ कि आपके अंदर पूरा नॉलेज हो। ठीक है,
सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं। ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, ये दो जनों को मिलता है, एक बिजनेसमैन को और दूसरा इंडिविजुअल को। ठीक है, आपको पता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनका बैंक में क्या होता है, एक अकाउंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं करेंट अकाउंट। ठीक है, अब मान लो कि उस करेंट अकाउंट में उसका बैलेंस है, मिनिमम बैलेंस वो रखा है कितना, 50,000। ठीक है, और बैंक के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है उस पार्टी का, बिजनेसमैन का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है बैंक के साथ। तो बैंक ने उसको एक फैसिलिटी दे रखी है, कह रखी है कि भाई देखो, आप मेरे बहुत अच्छे कस्टमर हो, आपको मैं क्या करता हूं, कुछ लिमिट आपको ना देता हूं अपनी तरफ से। ठीक है, कितना, मान लो 20,000 या 30,000 दे देती है अपने तरफ से, कि आप एक्स्ट्रा 20,000 क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो अपने करेंट अकाउंट से। ठीक है, ये जो 20,000 एक्स्ट्रा दी है ना बैंक, ये जस्ट बिकॉज ऑफ गुड रिलेशनशिप के चलते मिलता है। ओके, और ये कंप्लीटली अनसिक्योर्ड होता है, कोई गिरवी नहीं रखा जाता। क्लियर है। और इंडिविजुअल जो होते हैं वो भी बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे, मान लो कोई म्यूचुअल फंड करा रखा हो, है ना, म्यूचुअल फंड्स करा रखा हो, या फिर कोई एलआईसी की पॉलिसी ले रखी हो। ठीक है, क्लियर है, या फिक्स डिपॉजिट करा रखा हो, इन सबको सिक्योर्ड कर कर, गिरवी रखकर बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज ले सकती है। बात समझ में आ रहा है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। और कैश क्रेडिट क्या होता है, कैश क्रेडिट जो होता है वो आपको पता है कि हमारे बिजनेस को डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो आप बैंक से लोन ले सकते हो इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट। बदले में आपको अपना रॉ मटेरियल, जिसको आप लोग इन्वेंट्री कहते हो, है ना, इन्वेंट्री हो गया, ठीक है, या फिर फिनिश गुड्स बोल दो, मैं यहीं पे लिख दूं रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, आपको गिरवी रखना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं इन्वेंट्री। या फिर आप अपना डेटर्स को क्या कर दो, गिरवी रख दो, या बिल रिसीवेबल को गिरवी रख दो। तो इनको सिक्योर्ड कर कर आप बैंक से एक तरह का लोन ले सकते हो, जिसका नाम है कैश क्रेडिट। तो ये भी एक तरह का क्या है, सिक्योर्ड है। ठीक है, ओके, इसके लिए अलग से अकाउंट खोलना पड़ता है कैश क्रेडिट के नाम पे। बाकी आपको डिटेल में और कभी वीडियो बना के समझा दूंगा, बस यही मेन इसका फर्क है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इसे कहेंगे, एक ऐसा लोन, एक ऐसी बोरोइंग्स, एक ऐसा लोन या एक ऐसी बोरोइंग्स जो कंपनी ने ले रखी है, जिसका ड्यू डेट फॉल करेगा विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, ये 3 हो सकते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस क्या होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका इसमें प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेब्ट्स, दूसरा आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, तीसरा आएगा आपका प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, बताया था ना मैंने, प्रोविजन फॉर पीएफ, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। ठीक है, अगर इनका सेटलमेंट हो जाता है विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो हम उसे क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, डन। चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं डिस्कस करना चाहता हूं, यहां पे लिखना नोट। ठीक है, प्रोपोज डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड के बारे में मैं बताना चाहता हूं। लिखो, प्रोपोज डिविडेंड is treated as contingent liability। ठीक है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मानेंगे इसको। ठीक है, इसको यहां शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नहीं दिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर है सबको? डन। ओके, चले, छोटा छोटा है, मेन जो मुद्दा था वो खत्म हो गया। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ठीक है ना, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, अगर ये सेटल हो जाते हैं 12 मंथ्स के अंदर अंदर, विद इन 12 मंथ्स, तो हम इसको यहाँ दिखाएंगे करेंट लायबिलिटीज़। मेन जो है वो है अदर करेंट लायबिलिटीज़, जिसको आपको समझाना है बहुत अच्छे से, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं इसको अलग से लूँगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट बातें बढ़िया से समझ में आनी चाहिए। अदर करंट लायबिलिटीज, नंबर 1, करंट मैच्योरिटीज of long term debts। Number 2, interest due या interest accrued but not due। Number 3, interest accrued and due। Number 4, dividend पेएबल, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग अनपेड डिविडेंड, और एक होगा आपका अनक्लेम डिविडेंड। नंबर 5, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नंबर 6, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, इनकम रिसीव इन एडवांस। ओके,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल दो या किसी भी वर्ड के आगे द वर्ड पेएबल, अगर वर्ड पेएबल लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो सारे यहीं पे आएंगे, ठीक है। अकाउंट्स पेएबल क्रेडिटर को छोड़कर बाकी जितने पेएबल होंगे सारे यहीं आ जाएंगे, ठीक है। लाइक जीएसटी पेएबल, ठीक है, ईएसआई पेएबल एक्सेट्रा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अकाउंट पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर, क्रेडिटर को छोड़ के जितने पेबल वर्ड अगर आपको दिखेगा वो यहां लिख देना, ठीक है। क्लियर है। चलो नंबर 7, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर allotment of securities and due for refund and interest due thereon, ठीक है। ओके, ये किसके ऊपर है? ऑन बोरोइंग्स, यहां लिख लो ऑन बोरोइंग्स, ऑन बोरोइंग्स। क्लियर है? ओके डन। चलो अब एक एक करके ध्यान से सुनना, सब कुछ धीरे धीरे आराम से समझाऊंगा। सबसे पहले है करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। इसका मतलब क्या होता है? देखो ये मेरा साल है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। मैंने ये मेरा जैसे मान लो 1/4/2010, 31 मार्च 2011, 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014 और 31 मार्च 2015, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ लोन लिया था 5 साल के लिए, तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बैलेंस शीट के बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी भी कितने साल बचे हैं, 1 2 3 4 साल बचे हैं, तो 4 इयर्स है जो 12 महीने से ज़्यादा है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। फिर मैं यहाँ बैलेंस शीट बनाऊंगा तो कितने साल बचे, 1 2 3 साल, तो अभी भी क्या होगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। फिर मैं यहाँ बैलेंस शीट बनाऊंगा 1 2 साल, 2 साल बचे हैं, 12 मंथ से ज़्यादा है, तो अभी भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। फिर मैं यहाँ जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो देखूंगा कि अरे अब तो 1 साल बचा है, तो मैं इसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं बोलूँगा, गलत है, इसको मैं बोलूँगा करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है, करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। और ये हमारा कहाँ चला जाएगा, करेंट लायबिलिटी के अंदर, वो भी कहाँ पे, अदर करेंट लायबिलिटीज। क्लियर है सबको? ओके चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट ड्यू। अंडरलाइन करो इस दोनों को, एक्रू, एक्रू का मतलब होता है जमा हो गया लेकिन अभी ड्यू डेट नहीं आई उसकी, ठीक है। क्लियर? अभी आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, फिर आपको सब समझ में आ जाएगी क्या बोलना चाहता है। ये मेरा साल है, करंट ईयर, जो कि चालू होता है 1 दिसंबर, ठीक है, और 1 जनवरी 2020,
12 से लेकर 31 दिसंबर 2012 है ना, ठीक है यहाँ तक। और हमारा इंटरेस्ट का जो ड्यू डेट है वो है 30 सितंबर और 31 मार्च, ठीक है, क्लियर है। तो अब ये हो गया जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 30 सितंबर को हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट का ड्यू डेट आ गया, ठीक है। फिर यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से फिर हमारा क्या आएगा, अक्टूबर, नवंबर और ये आ गया हमारा दिसंबर। लेकिन फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, डॉट 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 करते 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 जनवरी, फरवरी और मार्च। यहाँ हमारा आ रहा है इंटरेस्ट का ड्यू डेट, कब, 31 मार्च 2013, ठीक है। ये हमारा क्या है, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और हम बैलेंस शीट कब बनाएंगे, यहां पे हम बनाएंगे हम अपना बैलेंस शीट, ठीक है। ओके, क्लियर है सबको, डन, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो यहां से यहां तक का इंटरेस्ट क्या हो गया, एक्रू भी हो गया और ड्यू भी हो गया। एक्रू का मतलब हो रहा है जमा होना, देखो धीरे धीरे दिन पर दिन जमा होते गया, जमा होते गया, जमा होते गया, जमा होते गया, है ना, हर महीने थोड़ा 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 करके जमा होते गया, दिन बाय डे। यहाँ जैसे पहुँचा तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटरेस्ट क्या हो गया, ड्यू भी हो गया और हम पे भी कर दिए। फिर यहाँ से यहाँ तक का हो गया, जमा हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का जमा हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जमा हो गया और हमारा बैलेंस शीट का डेट आ गया। लेकिन इंटरेस्ट जो ड्यू हो रहा है वो कब हो रहा है, नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट तो जमा हो गया, कितने महीने का सर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का इंटरेस्ट क्या हो गया, इधर रह गया, और 3 महीने का किधर रह गया, इधर। तो ये बैलेंस शीट तो बनने को अब तैयार है ना, और 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड है, ठीक है। लेकिन जिसका ड्यू डेट कब आ रहा है, नेक्स्ट ईयर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। चलो अब क्लियर है सबको, ओके, डन। चलो अब ये हो गया हमारा इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। फिर है हमारा इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, ठीक है ना। इसी चीज को मैं एग्जाम्पल में लेके चलता हूं, दूसरे एग्जाम्पल में, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में कैसे लेके चलूंगा, देखो ये मेरा करंट ईयर है, ठीक है, और मैं 1 जनवरी 2012 और 31 दिसंबर 2012 को, ये है मेरा करंट ईयर, और मैं इंटरेस्ट का ड्यू डेट है हमारा 30 जून और 31 दिसंबर, ठीक है। फिर से देखो सर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलो अब जनवरी आया, जमा होते गया, जनवरी गया, फरवरी आया, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, मई आ गया, जून आ गया। तो 30 जून को हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट ड्यू हो गया, और यहाँ हमने क्या कर दिया, पेड। फिर यहाँ से फिर इंटरेस्ट जमा हो गया, जमा होते गया, जमा होते गया, और 31 दिसंबर को भी हमारा इंटरेस्ट
ड्यू हो गया, लेकिन हमने पे नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे पे करना बाकी था क्योंकि अभी लास्ट दिन है ना, लास्ट दिन ही बैलेंस शीट बना है। तो हमारे को यहाँ पे क्या हो गया, इंटरेस्ट ड्यू भी हो गया, सॉरी इंटरेस्ट एक्रूड भी हो गया और ड्यू भी हो गया, है ना। यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट जमा भी हो गया और उसका ड्यू डेट भी आ गया। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो उसी दिन तो बैलेंस शीट बन रहा है, तो 31 दिसंबर तक का पूरा दिन होने दो, तो हम उसी दिन थोड़ी ना पे कर देंगे बेटे। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, मतलब एक नेक्स्ट डे पे कर देते हैं 10 दिन 15 दिन में, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं पे कर दिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, चलो इंटरेस्ट एक्रूड हो गया। डिविडेंड पेबल, अगर कोई डिविडेंड का चेक हमने काट के भेज दिया और वो डिविडेंड अभी तक लेने नहीं आया शेयर होल्डर, तो अनक्लेम डिविडेंड, या फिर हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया फाइनल लेकिन अभी पे नहीं किया, तो अनपेड डिविडेंड या डिविडेंड पेबल। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जानते ही हो, इनकम रिसीव एडवांस जानते ही हो। हाँ, ये आपने पढ़ा था एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, पढ़ा था ना। वो क्या था, वहाँ अलॉटमेंट पेंडिंग था, यहाँ क्या बोला है देखो, एप्लीकेशन मनी सॉरी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर रिफंड। मतलब हमारा अलॉटमेंट करना ही नहीं है, हमें रिफंड करना है, ये हम डिसीजन ले लिए। मान लो किसी का एक्स्ट्रा आ गया था, हम उसका अलॉटमेंट नहीं किया, अब हम डिसीजन ले लिए कि भैया आपका अलॉटमेंट नहीं होगा, आपको रिफंड करना है। तो जो पैसा एप्लीकेशन का पैसा मिल गया और रिफंड करना है, और उसका ऊपर जो इंटरेस्ट है वो सब कहाँ आ जाएंगे, अदर करेंट लायबिलिटीज में, ठीक है। एक्सेस शेयर आ गया, मान लो एक 50,000 के लिए बुलाए, 65,000 आ गया, तो हम 5,000 का जो है ना हम रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो मिला था, जिसका अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ, उसका पैसा रिफंड करना पड़ेगा। अगर आप रिफंड नहीं कर रहे हो, बैलेंस शीट का डेट आ गया और आपने रिफंड नहीं किया, तो जो इंटरेस्ट बना वो और जो एप्लीकेशन अमाउंट था वो दोनों का दोनों हमको दिखाना पड़ेगा। कहाँ दिखाएंगे, अदर करेंट लायबिलिटीज में, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हमारा मेन मुद्दा जो आप लोग को कई समय से इंतजार था, दैट इज डिफरेंस बिटवीन करेंट लायबिलिटीज एंड नॉन करेंट लायबिलिटी। यही तो था। चलो इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं। उस कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख गए फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। क्लियर है? देखो ध्यान से सुनना। एक कॉन्सेप्ट आता है वर्किंग कैपिटल साइकिल, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं कैश साइकिल, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ओहो, किसी भी नाम से बुला लो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये क्या होता है इसको पहले आराम से सुनो। देखो मैं कैश लेकर गया बाजार में, बाजार से हमने क्या किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, परचेज रॉ मटेरियल, ठीक है। हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, यहाँ हमारा रॉ मटेरियल आया। अब एक बात बताओ, रॉ मटेरियल आते ही क्या आप सीधे उसको फैक्ट्री में ले जाते हो क्या, डायरेक्ट मशीन पे रखते हो क्या? नो सर, उसको हम कुछ दिन तक हम क्या करते हैं, गोडाउन में रखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग। कितने दिन तक रखोगे उसको बोलेंगे हम लोग होल्डिंग पीरियड, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद आप उसको गोडाउन से निकालते हो और प्रोडक्शन के लिए जाते हो, है ना। प्रोडक्शन के लिए ले जाना पड़ता है, ठीक है। प्रोडक्शन के लिए जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब मशीन पे जाएगा तो मशीन पे वो काम होगा उसके ऊपर, तो काम होगा ना, तो अभी कच्चा है ना पक्का है, अधूरा है। इसको बोलेंगे हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्शन
प्रोसेस पीरियड। ठीक है, अब ये प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन जैसे होगा उसके बाद ये क्या होगा, शोरूम में जाएगा बिकने के लिए। चलो, ये शोरूम में जाएगा बिकने के लिए। ठीक है सर, बिकने के लिए जाएगा शोरूम में फिनिश गुड्स बन के। ठीक है, या गुड है ना, तो फिनिश गुड्स बन के जाएगा। अब ऐसे तो नहीं है कि भाई डायरेक्ट आप, ठीक है ना, मशीन से निकाले फिनिश गुड्स बना और सीधे आप क्या करोगे, शोरूम में बेच दोगे, गोडाउन में रखोगे, है ना, शोरूम में या फिर रिटेलर के पास, होलसेलर के पास, जहाँ पे भी। थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ सर टाइम तो लगता ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग फिनिश गुड्स को हम लोग क्या करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे। तो फिनिश गुड्स का हम लोग होल्डिंग पीरियड होगा कुछ दिनों के लिए। हाँ, अब हम इसको क्या करेंगे, बेचेंगे, किसी ना किसी को बेचेंगे, होलसेलर को बेच देंगे, रिटेलर को बेच देंगे, या डायरेक्ट हम कस्टमर को बेचेंगे। ठीक है ना, तो वो हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि हम उसको उधार में बेच रहे हैं। ठीक है, अब डेटर को जब आप बेचोगे तो डेटर तो तुरंत तो पैसा देगा नहीं, कुछ समय लगा के देगा वो आपको पैसा। तो कलेक्शन में क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कलेक्शन पीरियड हमारा कुछ दिन हो जाएगा यहाँ पे, और जैसे ही वो कलेक्ट कर लेंगे उससे तो वापस हमारा कैश में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड कैश साइकिल और ऑपरेटिंग साइकिल। तो मैं इसको ये मानता हूँ, देखो कि ये कितना दिन रहेगा, 2 महीना। प्रोडक्शन में कितना ले रहा है, 3 महीने। गोडाउन में 1 महीना पड़ा रहता है, फिर हमारा बिक जाता है। डेटर को हम 3 महीने का, 4 महीने का हम उसको कलेक्शन पीरियड देते हैं। 4 महीने बाद हमारा कैश में बदल जाता है। तो टोटल हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना हो जाएगा, तो रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड 2 मंथ्स, प्रोडक्शन प्रोसेस में 3 मंथ्स, फिनिश गुड्स में होल्ड करके रखे हैं 1 मंथ, और डेटा से कलेक्ट होके आने में लग जाएगा 4 मंथ्स। तो कितना हो गया, 4 5 5 3 8 8 10, टोटल 10 महीने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इतना दिन तक हमारा काम ना रुके, इसके लिए हम इतना महीने के लिए हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल का अरेंज करके रखेंगे। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो होल प्रोसेस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, देखो हम करेंट लायबिलिटीज और नॉन करेंट लायबिलिटी के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हमें 3 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। 3 कंडीशन की बातें याद रखनी है। कंडीशन क्या क्या है, सबसे पहला कंडीशन क्या है, बोलो, कि हम कैसे इसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये करेंट लायबिलिटी है या नॉन करेंट लायबिलिटी है। पहला, हेल्ड फॉर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये पॉइंट बहुत सिंपल है। ठीक है ना, इसको हम ज़्यादा चर्चा में नहीं रखेंगे। दूसरा, ठीक है, दूसरा है हमारा फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, और तीसरा है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ठीक है, तो मेनली जो होगा हमारे को मेन ये 2 चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, अगर कह रहा है, देखो अगर आपका बैलेंस शीट से, ठीक है ना, 12 महीने के अंदर अंदर, 12 मंथ्स के अंदर अंदर अगर आपका ये हो जाता है लायबिलिटी का सेटलमेंट, तो वो हम क्या करेंगे, मानेंगे करेंट लायबिलिटी। और अगर 12 मंथ्स के
बाद में अगर होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटी। पहला कंडीशन, ठीक है सर, ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है, ठीक है, दूसरा कंडीशन है कि अगर आपका विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में अगर हो जाता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, करेंट लायबिलिटी। और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बियॉन्ड चला जाता है तो वो हो जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, क्लियर है? फिर से सुनो, अगर हमारा कोई भी लायबिलिटी है जिसका सेटलमेंट बैलेंस शीट के डेट से 12 मंथ्स के अंदर हो जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, करेंट लायबिलिटी। ये और 12 मंथ के बाद होगा तो उसको हम कहेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी। अगर कोई भी लायबिलिटी जिसका सेटलमेंट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर अंदर हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, करेंट लायबिलिटी। और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद में होगा तो उसे हम कहेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज। चलो यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर यहां पे आपने दो कंडीशन रख दिए, पहला कंडीशन छोड़ दो। पहला तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लाइक स्टॉक है ना, बात समझ में आ रहा है, तो इसीलिए उसको भूल जाओ। मेन जो मुद्दा है वो ये दो है, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए करंट है या नॉन करंट है, ये दो बातें। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि आपने सर दो कंडीशन मेन रखा है, अब इन दोनों कंडीशन में से किसको लें, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई करना है, एनी वन। अगर एनी वन कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो तो ये आपका कहलाएगा करेंट लायबिलिटी। और बोथ कंडीशन आपका अगर पिट गया तो वो हो जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी। एक भी कंडीशन शर्त को पूरा करना है, किसी एक कंडीशन को पूरा करो, क्या हो जाएगा वो करेंट लायबिलिटी। और दोनों कंडीशन अगर आप पिट गए तो वो हो जाएगा आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, ओके। चलिए अब आप क्या करो, ऑपरेटिंग साइकिल को कॉपी कर लो, फिर मैं आपको इसको प्रैक्टिकल सम्स देके समझाता हूं। हो गया, हो गया बेटे। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं एक प्रैक्टिकल सम्स दे रहा हूं, बहुत सिंपल है, आपको बस क्वेश्चन को देख के बताना है। ठीक है, पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स में मैं इधर लिखता हूं ए, ऑपरेटिंग साइकिल दिख रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल मंथ्स में, ठीक है, मंथ्स में बी एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल्स, मंथ्स में, ठीक है, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा। केस नंबर 1, 9, 10, 10, 12, 3, 10, 14, 4, 15, 12, 5, 15, 13, 6, 15, 18, 7, 16, 15। चलो अब मेरी बात को एकदम आराम से सुनना, ठीक है। चलो मेरी दो शर्तें बता दो बस,
क्या शर्तें थी? करेंट लायबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? करेंट लायबिलिटी होना है तो कोई भी एक शर्त को पूरा कर दो सर, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर दो। और नॉन करेंट लायबिलिटी होना है तो दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए? फेल होना चाहिए। अब आराम से सुनना, पहले ये बताओ कि सेटलमेंट का जो मंथ्स है वो कौन सा कॉलम है? सर ये वाला कॉलम है, ठीक है। कब तक सेटल हो जाना चाहिए? 10 महीना, ठीक है। पहला कंडीशन, क्या ये बैलेंस शीट के अंदर में है? हाँ या ना बताओ। हाँ, तो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ये मेरा क्या हो गया? करेंट लायबिलिटी, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को अभी हम देखेंगे नहीं, भूल जाओ। क्या ये 12 महीने के अंदर हो गया? हाँ, तो 12 महीने के अंदर हो गया तो ये मेरा क्या बन गया? करेंट लायबिलिटी। क्या ये भी 12 महीने के अंदर अंदर है, अंतराल में है? यस, दिस इज ऑल्सो विद इन 12 मंथ्स, करेंट लायबिलिटी, ठीक है। मैं इसको ढक देता हूं। हाँ, अब मैं इसको ढक रहा हूं, ठीक है सर। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया बैलेंस शीट वाला। क्या ये बैलेंस शीट के अंदर अंदर है 12 मंथ्स? नहीं सर, बैलेंस शीट वाला कंडीशन तो पिट गया है। अब मैं यहां लिख दूं, बैलेंस शीट वाला कंडीशन मेरा पिट गया। ओहो, मेरे 2 ब्रह्मास्त्र है मेरे पास। पहला ब्रह्मास्त्र है बैलेंस शीट, सबसे पहला ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा मैं बैलेंस शीट। अगर वो पिट गया तब मैं किस पे जाऊंगा? ऑपरेटिंग साइकिल पे। तो ये मेरा ब्रह्मास्त्र तो पिट गया। दूसरा आ जाओ, क्या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर है? नो, उसको भी पार कर गया, तो इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे? NCL, ठीक है। क्लियर है? फिर से समझाए। बैलेंस शीट पहला, इसको ढक दो। बैलेंस शीट मेरा सबसे पहला तीर है, देखो ये तीर है मेरा, मैं यहां तीर बनाता हूं, ठीक है, ठीक है ना, वो मेरा तीर है। ठीक है, तीर पे हंसना मत, ये मेरा तीर जा रहा है। पहला जो तीर है उस तीर का नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का कितना समय रहता है? ऑल 12 मंथ्स। ये तो क्राइटेरिया होता है, अगर 12 मंथ्स के अंदर है तो करेंट लायबिलिटी, 12 मंथ्स के बाहर है तो नॉन करेंट। तो पहले ये बताओ, ये क्या ये 14 मंथ्स 12 मंथ्स के अंदर हो या बियॉन्ड है? बियॉन्ड है, तो सर पहला तीर तो पिट गया बैलेंस शीट का। क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंतराल में है? नहीं सर, इसके भी अंतराल में नहीं है, मतलब इसके भी अंदर में नहीं है, इसको भी पार कर गया, इसीलिए ये बन गया नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। चलो अब ये आ जाओ नेक्स्ट, क्या बैलेंस शीट के अंदर अंदर है? हाँ, करेंट लायबिलिटीज, बस। क्या बैलेंस शीट के अंदर है? नहीं, बैलेंस शीट के अंदर तो नहीं है सर, बैलेंस शीट पिट गया, बैलेंस शीट वाला कंडीशन तो पिट गया। चलो ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? 15। आहा, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर में है तो इसीलिए क्या हो गया? करेंट लायबिलिटी। देख रहे हो, कोई एक कंडीशन मेरा होना चाहिए। बैलेंस शीट वाला कंडीशन पिटा तो ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड के अंदर में था, ये 15 है, ये 13 है, तो मेरा पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर में हो जा रहा है, इसीलिए उसको हम करेंट लायबिलिटी बोले। चलो फिर से आ जाओ नेक्स्ट, ये जो 18 है क्या ये बैलेंस शीट के अंदर में है? नो, ठीक है। क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड में है? नो, ये भी पिट गया, दोनों कंडीशन पिट गए तो मेरा हो गया NCL, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट, क्या बैलेंस शीट के अंडर में है? विद इन द बैलेंस शीट है? नो। चलो, क्या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के विद इन में है? यस, करेंट लायबिलिटी। देख रहे हो, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना है, या तो विद इन बैलेंस शीट पीरियड और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अगर दोनों कंडीशन पिट गया, जैसे इस केस में देखो 12 मंथ्स बैलेंस शीट भी पिट गया और ऑपरेटिंग साइकिल के भी बाहर चला गया, इसीलिए NCL हो गया। यहां पे बैलेंस शीट को भी पार कर गया और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को भी पार कर गया, इसीलिए NCL हो गया। बाकी में क्या हो रहा है, या तो बैलेंस शीट का कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है या ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड का कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। बात समझ में आई? क्लियर है? ओके, डन। तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश करते हैं
लाइबिलिटीज को इन बिटवीन करेंट एंड नॉन करेंट। ठीक है, ओके, डन, क्लियर है। तो आज हमारा बैलेंस शीट का सबसे जो समस्यादायक चीज है दैट इज लायबिलिटी साइड, वो हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, एसेट्स में कोई दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, एसेट्स में कुछ है ही नहीं, सब कुछ आप जानते हो, टेंजिबल इनटेंजिबल है ना, सब जानते हो आप लोग, बस उसमें तो बस आपको नाम बताना है मेरे को। ठीक है, क्लियर है। जो दिमाग लगाने वाला टॉपिक था वो है लायबिलिटीज, जो मैंने आपको बहुत बहुत अच्छे तरीका से समझा दिया। ठीक है, क्लियर है सबको, ओके। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और 2 क्लास लगेगी, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म। ठीक है, ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।